सो हेलो एवरीवन, आज की इस क्लास में हम लोग विलियम शेक्सपियर की थोड़ी सी इम्पोर्टेंट डिटेल्स पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बारे में जानेंगे और उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ करेंगे उनकी बायोग्राफी के ऊपर, उनके इम्पोर्टेंट वर्क के ऊपर। तो शुरुआत हम करते हैं उनकी बर्थ और अर्ली लाइफ के बारे में, टाइम को वेस्ट ना करते हुए। सो विलियम शेक्सपियर वॉज बॉर्न इन 1564 एंड ये सॉरी टू डिस्टर्ब कि मैं आपका ये जो ले रही हूँ इसमें से मोस्ट प्रोबेबली ये बेस्ड ऑन प्रीवाईक्यू पेपर्स हैं टीजीटी और जीआईसी के। तो आपका आई एम श्योर अगर आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे और अच्छे से फोकस होकर पढ़ेंगे तो आपके क्वेश्चंस इसमें से ज़रूर आएंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। सो बर्थ एंड अर्ली लाइफ। विलियम शेक्सपियर वॉज बॉर्न इन 1564 एट स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन, a small town in वारविकशायर, इंग्लैंड। तो विलियम वर्ड्सवर्थ का जन्म 1564 में स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन में एक स्मॉल टाउन है ये वारविकशायर में, इंग्लैंड में, उस जगह हुआ था। तो हिज एग्जैक्ट बर्थ डेट इज़ नॉट नोन, मतलब एग्जैक्ट डेट किसी को भी नहीं पता, बट ट्रेडिशनली हम लोग उनका बर्थ मानते हैं 23 अप्रैल 1564 को, बिकॉज चर्च रिकॉर्ड्स शो ही वॉज बैप्टाइज्ड ऑन 26 अप्रैल 1564। ठीक है, सो इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम फैक्ट्स हैं इनके। बॉर्न हुए ये 1564 में, किस जगह पैदा हुए थे? स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन। कभी कभी ये जो ऑप्शन है वो ऐसे ना करके ऐसे आ जाता है, स्ट्रेटफोर्ड ऑन एवन, तो ऑन एवन नहीं है, अपॉन एवन है। ठीक है, आप लोगों को ये ध्यान रहना चाहिए कि ये स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन है, ना कि ऑन एवन। एरा क्या है इनका? एलिजाबेथन पोइज हैं ये एलिजाबेथन एज के पोइट हैं और इनको बार्ड ऑफ एवन इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ये जो रिवर बहती थी एवन, इसलिए इनको वहाँ पर इनका नाम बार्ड ऑफ एवन कहलाया। द वर्ड एवन कम्स फ्रॉम द रिवर एवन फ्लोइंग थ्रू स्ट्रेटफोर्ड। ये जो जगह थी स्ट्रेटफोर्ड, वहाँ पे एक रिवर बहती थी जिसका नाम था एवन, इसलिए इनको बार्ड ऑफ एवन बुलाया जाता है। ना शेक्सपियर्स फैमिली, इनके फादर का नाम ही जॉन शेक्सपियर था, जैसे इनका विलियम शेक्सपियर है, उनका जॉन शेक्सपियर था। जॉन शेक्सपियर वॉज अ ग्लोव मेकर, ठीक है, एंड वूल डीलर एंड लोकल बिजनेसमैन। ग्लोव्स भी बनाते थे, वूल डीलर थे और लोकल बिजनेसमैन थे। ही ऑल्सो बिकेम एन इम्पॉर्टेंट टाउन ऑफिशियल, एक टाउन के बहुत इंपॉर्टेंट ऑफिशियल भी थे। उनकी मदर का नाम था मैरी आर्डन। ओके, मैरी आर्डन बिलोंग टू अ वेल्दी फार्मिंग फैमिली, एक बहुत ही फार्मिंग वेल्दी फैमिली से बिलोंग करती थी इनकी मदर, जिनका नाम था मैरी आर्डन। अब ये लोग ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि एग्ज़ामिनर जो होते हैं आपके वाइवा वगैरह में, तो वो ये ज़रूर पूछते हैं आपके इसमें इंटरव्यू हो जाता है जब सिलेक्शन हो जाता है कि इनके फादर का प्रोफेशन क्या था। तो आपको ध्यान रहना चाहिए, ग्लोव मेकर थे, वूल डीलर थे एंड लोकल बिजनेसमैन थे। इनकी मदर का नाम क्या था? तो मैरी आर्डन, ठीक है, जो कि एक बहुत ही वेल्दी फार्मिंग फैमिली से बिलोंग करती थी। उनका फैमिली बैकग्राउंड क्या था ये भी पूछ लेते हैं कभी कभी। तो दीज फैक्ट्स हेल्प एक्सप्लेन शेक्सपियर्स मिडिल क्लास अपब्रिंगिंग। ये सारे फैक्ट ये दिखाते हैं कि शेक्सपियर एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, उसके बावजूद उन्होंने सारी कठिनाई से निकल कर, जैसे हमारे विलियम वर्ड्सवर्थ, उनका भी बचपन बहुत संघर्ष में निकला है। ठीक है, उसके बावजूद उन्होंने इतना कुछ संघर्ष करके अपने जीवन से, बचपन में इन्होंने अपनी मदर को खो दिया, पिता को भी खो दिया, उसके बावजूद उन्होंने लिरिकल बैलेट जब अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ लिखा था 3 एडिशंस में, 1798, फिर 1800, दैन 1802 3 एडिशन आए थे, तब उन्होंने जाके तब भी इतनी सक्सेस प्राप्त की, अपनी मेहनत से ही की। तो वही सेम इनके साथ भी था। सॉरी, प्लीज़ इग्नोर द डिस्टर्बेंस, एक्चुअली पीछे कपड़े धुल रहे मेरे। रात में ही सारे मोस्टली काम जो एक्स्ट्रा होते हैं वो मेरे रात में ही होते हैं, क्योंकि दिन में तो बच्चों के साथ टाइम नहीं मिल पाता है। तो प्लीज़ इग्नोर दिस, है ना, इग्नोर द बैकग्राउंड साउंड। सो दीज फैक्ट्स हेल्प एक्सप्लेन शेक्सपियर्स मिडिल क्लास अपब्रिंगिंग। ओके, तो इनकी एजुकेशन क्या रही वो देख लेते हैं हम। शेक्सपियर्स प्रोबेबली स्टडीड एट द किंग्स न्यू स्कूल एंड स्ट्रेटफोर्ड। इनकी जो पढ़ाई रही वो हुई किंग्स न्यू स्कूल में, स्ट्रेटफोर्ड में ही, जहाँ ये पैदा हुए थे वहीं पर। और वहाँ पर उन्होंने क्या क्या सीखा? ही लर्न लैटिन, क्लासिकल लिटरेचर, ग्रामर, रोमन हिस्ट्री। ओके, हाउएवर ही नेवर अटेंडेड यूनिवर्सिटी, जबकि उन्होंने कभी भी यूनिवर्सिटी अटेंड नहीं की। ठीक है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट है यहाँ पर, क्योंकि अनलाइक यूनिवर्सिटी विद सच एज क्रिस्टोफर मार्लोव थे, ठीक है, रॉबर्ट ग्रीन थे, तो शेक्सपियर हैड नो यूनिवर्सिटी डिग्री, उनके पास कोई यूनिवर्सिटी की डिग्री नहीं थी। डेट वाइज
दैट्स वाई सम क्रिटिक्स कॉल्ड हिम एन अपस्टार्ट क्रो। इसलिए उनको कुछ क्रिटिक्स बोलते भी है ना, एन अपस्टार्ट क्रो। क्यों बोलते हैं? और ये किसने बोली थी ये लाइन, आपको पता है? ये लाइन बोली थी रॉबर्ट ग्रीन ने, क्योंकि वो एक तरह से इनको अनपढ़ मानते थे, ठीक है, एन अपस्टार्ट क्रो। तो ये इंसर्ट की गई थी, ये लाइन कही गई है रॉबर्ट ग्रीन के द्वारा। ओके, देखिए जब हम ऊंचाइयों पर चढ़ रहे होते हैं ना, तो हमें पत्थर मारने वाले बहुत होते हैं, और अगर उन पत्थर मारने वालों के चलते हम अगर अपनी जो हम उड़ान भर रहे हैं वो छोड़ देना, तो हम उड़ना कभी नहीं सीखेंगे। तो जितने भी पत्थर मारने वाले होते हैं ना, उसमें उनका सहयोग होता है हमारी सफलता में। तो जितने भी आपको क्रिटिसाइज़ करते हैं ना लोग, तो हमेशा उनको थैंकफुल रहना, क्योंकि अगर वो क्रिटिसाइज़ नहीं करेंगे ना, आपको डम फील नहीं कराएंगे, तो आप ये जो एक ललक होती है ना आगे बढ़ने की लोगों के अंदर, वो तभी आती है जब आपको कोई इतना नीचा दिखा दे कि आप बोलो कि नो आई कैन डू दिस, ठीक है। सो हमेशा थैंकफुल रहना अपने क्रिटिसाइज़ करने वालों के लिए। सो नाउ नंबर 4, मैरिज। तो इनकी मैरिज के लिए इनकी वाइफ का नाम आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उनकी शेक्सपियर मैरिड एन हैथवे इन 1582। इनकी शादी हुई थी 1582 में। ओके, जब ये मात्र 18 ईयर्स के थे, मतलब ये ज़्यादा बड़े भी नहीं थे, बहुत छोटे ही थे। ओके, मतलब हमारे यहाँ तो 18 ईयर्स पे किसी बॉयज़ की करते भी नहीं। अभी देखिए पहले हो जाती थी, पर इस टाइम पे अगर आप देखेंगे तो मोस्टली 25 की अप्रॉक्स एज का तो होता ही लड़का, तो कर दी थी। पहले की एज में हो जाती थी। अब हमारे मदर फादर की भी इसी एज में हुई है, 16, 18। तो बट उस टाइम शेक्सपियर की 18 ईयर्स में ही शादी हो गई थी। डैट वॉज इन 1582। ओके, इनकी जबकि वाइफ इनसे बड़ी थी, एन हैथवे, उनकी एज थी 26। इनके बीच लगभग 8 ईयर्स का गैप था। इनके 3 बच्चे हुए, सुशैना, हैमनेट एंड जुडिथ, जिसमें से कि जो हैमनेट था वो बहुत बचपन में ही मर गया, ठीक है। बहुत सारे स्कॉलर्स हैं जो विद्वान हैं, इस चीज़ को इमोशनल लॉस है जो उन्होंने ट्रेजेडी लिखी है ना हैमलेट, उससे जोड़ते हैं, आशंका लगाते हैं, मतलब कुछ फैक्ट नहीं है हमारे पास, ठीक है। और नंबर 5, द लास्ट ईयर्स, 1585-1592। ये पीरियड लॉस्ट ईयर्स क्यों कहलाता है आपको पता है? बिकॉज हिस्टोरियंस डू नॉट नो क्लियरली व्हाट शेक्सपियर डिड ड्यूरिंग दीज ईयर्स। देखिए उस कभी कभी ऐसा होता है ना कि कुछ लोग बिना बताए ही गायब हो जाते हैं, ठीक है। तो इसके पीछे कुछ ना कुछ बड़ा ही होता है, वो कुछ ना कुछ कर ही रहे होते हैं। तो ये जो ईयर्स है ना 1585 से लेकर 1592 तक, तो हिस्टोरियंस को पता ही नहीं था कि व्हाट शेक्सपियर डिड ड्यूरिंग दिस ईयर्स, उन्होंने क्या किया, इसलिए इसका नाम रखा द लास्ट ईयर्स। डिफरेंट थ्योरीज से ही वर्कड एज, उस टाइम पे बहुत सारे लोग थ्योरीज़ हैं इसके ऊपर कि वो लोग बोलते हैं कि इन्होंने टीचर की तरह भी काम किया, एक्टर की तरह भी काम किया, लॉयर के असिस्टेंट भी बने, और बहुत सारे थिएटर ग्रुप्स में ट्रैवल भी किया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो TGT और GIC में पूछा गया है, ठीक है। व्हाट इज़ मीन बाय शेक्सपियर्स लॉस्ट ईयर्स, तो आपको बताना पड़ेगा कि लॉस्ट ईयर से मतलब क्या है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन 6, मेन इनका अराइवल इन लंदन, थिएटर कैरियर। इनका अराइवल हुआ लंदन में, थिएटर कैरियर इन्होंने शुरू किया बाय 1592 में, ठीक है। इनकी लास्ट ईयर आप याद रखेंगे 1585 to 1592। फाइनली 1592 में इन्होंने कम बैक किया एंड शेक्सपियर हैड बिकम फेमस इन लंदन एज, अब वो एक लंदन में पहचाने जाने लगे किस रूप में, एक्टर के रूप में, प्ले राइट के रूप में और पोइट के रूप में, ठीक है। ही वर्कड विद अ थिएटर कंपनी, उन्होंने थिएटर कंपनी के साथ भी काम किया जिसका नाम था किंग्समैन। इससे पहले इसको लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन बोलते थे, बट इसको बाद में इसका नाम चेंज करके किंग्समैन रख दिया गया। सो दिस कंपनी बिकेम वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल थिएटर कंपनीज इन इंग्लैंड, सबसे सक्सेसफुल थिएटर कंपनी में जाने लगी है इंग्लैंड में, ओके। इसके बाद इन्होंने ग्लोब थिएटर की भी शुरुआत की थी। ये सन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सुनिए और समझिए। द ग्लोब थिएटर वॉज बिल्ट इन 1599। अब कोई अगर आपसे पूछे ग्लोब थिएटर का नाम आए कि हु बिल्ट द ग्लोब थिएटर, तो यू विल राइट विलियम शेक्सपियर। ही स्टार्टेड ग्लोब थिएटर इन
1599. You have to note down this date, 1599. It is very important. शेक्सपियर वॉज, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, आप इसको लिख लीजिए. शेक्सपियर वॉज क्या थे? वो शेयर होल्डर थे, एक्टर थे, प्ले राइट. वहाँ पर क्या क्या काम करते थे वो बताया आपने. ये इम्पोर्टेंट क्यों है? बहुत सारे फेमस प्लेस हैं जो वहाँ पर परफॉर्म किए गए. कौन कौन से थे? हैमलेट, मैकबेथ, ओथेलो एंड किंग लियर. दीज ऑल 4 आर ट्रेजेडीज. ये उनकी फेमस ट्रेजेडीज हैं, ये चारों उनकी. ठीक है. और जो थिएटर थे वो ओपन एयर थे और सर्कुलर हुआ करते थे. ठीक है. जिसके चारों ओर पब्लिक बैठ सके और ओपन हुआ करते थे वो, जैसे पुराने ज़माने में होते थे ना, वैसे. शेक्सपियर एज अ पोइट. अब एज अ पोइट ये तो उनका ड्रामा चल गया. ठीक है. प्ले राइट उन्होंने एज अ वर्क किया. एज अ पोइट उन्होंने बिफोर बिकमिंग फेमस फॉर प्लेज, शेक्सपियर बिकम फेमस थ्रू पोइट्री. इससे पहले वो पोइट्री के जरिए भी बहुत फेमस हुए. इनकी सबसे पहली थी वीनस एंड एडोनिस, जो पब्लिश हुई थी 1593 में. ये इनकी लॉन्ग नैरेटिव पोएम है. ठीक है. डेडिकेटेड टू अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन. इन्होंने ये डेडिकेट किए साउथहैम्पटन अर्ल को. और इनकी सेकंड लॉन्ग नैरेटिव पोएम थी, 2 पोएम थी. एक तो वीनस एंड एडोनिस 1593 एंड 1594 में इनकी आई थी रेप ऑफ लुक्रेस. ये अनदर नैरेटिव पोएम थी, लॉन्ग नैरेटिव पोएम थी. मोस्टली क्यों इम्पोर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है कि विलियम शेक्सपियर का फर्स्ट वर्क पब्लिश हुआ था. विच वॉज शेक्सपियर्स फर्स्ट पब्लिश वर्क? कौन सा था फर्स्ट पब्लिश वर्क? तो दैट वॉज वीनस एंड एडोनिस. वीनस और एडोनिस थे उनके फर्स्ट पब्लिश वर्क. ठीक है. शेक्सपियर ने सोनेट बहुत फेमस कर दिए. उन्होंने जितने सोनेट लिखे वो थे 154 सोनेट्स. ठीक है. उनके सोनेट, शेक्सपियर सोनेट का स्ट्रक्चर था कि 40 लाइन्स का होता था वो. ठीक है. 40 लाइन्स का होता था. राइम स्कीम क्या होती थी? ए बी सी डी ई एफ जी. ठीक है. और उनके सोनेट्स की थीम क्या थी? लव, ब्यूटी, टाइम, डेथ एंड इमॉर्टलिटी. ठीक है. नाउ उनकी जो फाइनल 2 लाइन्स होती थी ना, उनको बोलते थे कपलेट. मतलब 40 लाइन्स के होते थे, 4 स्टैंजा के 2 क्वार्टरेंस होते थे, क्वार्टरेंस, और 2 लाइन का 1 कपलेट होता था. ठीक है. उसको मेन उसमें वो कंक्लूजन लिखते थे, निष्कर्ष. ठीक है. तो शेक्सपियर का ड्रामेटिक कैरियर कैसा था वो जानते हैं. देखिए, उनके प्लेज जनरली डिवाइडेड हैं कॉमेडीज़ में, जिसमें कि आपकी एज यू लाइक इट आ गया, ट्वेल्थ नाइट आ गई, मर्चेंट ऑफ वेनिस आ गया. ओके. फीचर्स क्या थे इसके? ह्यूमर थे, मिस्टेकन आइडेंटिटी एंड हैप्पी एंडिंग. कॉमेडीज़ में आपकी 3 हैं, ये आप कैटेगरी वाइज आप नोट डाउन कर सकते हो. कॉमेडीज़ में आपकी एज यू लाइक इट, ट्वेल्थ नाइट एंड मर्चेंट ऑफ वेनिस. ठीक है. फीचर इनके ह्यूमर, मिस्टेकन आइडेंटिटी एंड हैप्पी एंडिंग. हिस्ट्रीज इन्होंने 3 लिखी है, रिचर्ड सेकेंड, हेनरी फोर्थ एंड हेनरी फिफ्थ. इनकी फीचर्स हैं इंग्लिश किंग्स के ऊपर लिखी है इन्होंने, पॉलिटिक्स के ऊपर और नेशनलिज्म के ऊपर. इनकी ट्रेजेडीज़ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो 4, हैमलेट, मैकबेथ, ओथेलो, किंग लियर. इनको आप HMOK, इनको सीरीज़ वाइज अगर आप करो तो हुकुम करके बोलते हैं, HOKM. ठीक है. तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रेजेडीज़ थी. इनकी फ़ीचर क्या थे इन ट्रेजेडीज़ के? फैटल फ्लॉ था, सफरिंग थी, डेथ थी, साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट था. ठीक है. इनके रोमांटिक प्लेस कौन कौन से थे? एक तो द टेम्पेस्ट था. ठीक है. सिम्बलाइन था एंड विंटर्स टेल था. ठीक है. अब इसमें क्या था, जो इनकी रोमांटिक प्लेस थे उनमें कंबाइन था, ट्रेजेडी भी थी, मैजिक भी था, फॉरगिवनेस भी थी, रिकॉन्सिलेशन भी था. ठीक है. अब हम हैमलेट की बात करते हैं. हैमलेट क्यों इम्पोर्टेंट है? तो हैमलेट इज़ कंसिडर्ड शेक्सपियर्स ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी. बहुत ही ग्रेट ट्रेजेडी मानी जाती है, सबसे लॉन्गेस्ट ट्रेजेडी. आपको अगर MCQ में आएगा विच वन इज शेक्सपियर्स लॉन्गेस्ट ट्रेजेडी, तो आप लिखोगे हैमलेट. ये लॉन्गेस्ट और ग्रेटेस्ट है. ठीक है. इसकी मेन थीम आप लोगों को पता होनी चाहिए, रिवेंज, मैडनेस, डिले, डेथ एंड करप्शन. रिवेंज ट्रेजेडी है. वो रिवेंज लेना चाहता था अपने चाचा क्लॉडियस से, क्योंकि उसने उसके पिता को मारकर और उसकी ही मदद से शादी कर ली थी. मैडनेस का थीम है क्योंकि वो फिर उसमें पागल होने का ड्रामा करते हैं हैमलेट. ठीक है. डिले है
क्योंकि वो कोई भी डिसीजन अपनी इंडिसिजिवनेस की वजह से ही जाना जाता है ये प्ले। वो कोई भी जो डिसीजन होता है वो ले नहीं पाता टाइम पर, टू बी और नॉट टू बी में ही रहता है वो। डेथ है और करप्शन है। इसके इम्पोर्टेंट करेक्टर है प्रिंस हैमलेट ऑफ डेनमार्क, ठीक है, ये तो है ही मेन करेक्टर वहाँ का। और जिसने कहा है, इसकी फेमस कोट भी है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। फेमस लाइन है, टू बी और नॉट टू बी, ठीक है, ये फेमस कोट है। और इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है, समथिंग इज़ रोटन, एक और है इसकी जो कोट है, ये है समथिंग इज़ रोटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क कम्स फ्रॉम हैमलेट, ठीक है। नाउ मैकबेथ। मैकबेथ इज़ कॉल्ड द शॉर्टेस्ट ट्रेजेडी ऑफ शेक्सपियर। देखिए, लॉन्गेस्ट थी हैमलेट, अब मैकबेथ क्या है, शॉर्टेस्ट ट्रेजेडी। इसकी मेन थीम क्या है, एम्बिशन, ओके। इसके इम्पॉर्टेंट करेक्टर है मैकबेथ, लेडी मैकबेथ उसकी वाइफ है, और 3 विचेज़ हैं। यही 3 मेन इंपॉर्टेंट करेक्टर है। वैसे तो किंग डंकन है उसमें, ठीक है, बहुत सारे करेक्टर हैं, ठीक है। और इसकी बहुत ही फेमस कोट है, फेयर इज़ फाउल एंड फाउल इज़ फेयर, ठीक है। ये बहुत ही प्यारी सी कोट है। अगर आप इसको डिटेल में जाएंगे, आप लोग बोलेंगे तो मैं डिटेल में जाके इनकी एक एक वर्क पर बनाऊंगी, लेकिन अभी टाइम नहीं है इसलिए मैं नहीं बना रही हूँ। इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, पॉइंट विचेस ने एक ऐसा इविल और सुपरनेचुरल फियर पैदा कर दिया था। अगर आपसे कोई बोले ना कि सबसे ज़्यादा सुपरनेचुरल एलिमेंट किस शेक्सपियर की किस प्ले में है, तो आप लोग बोलेंगे मैकबेथ, क्योंकि जो 3 विचेस होते हैं ना, उन्होंने ऐसा एटमॉस्फेयर, इविल एटमॉस्फेयर, सुपरनेचुरल एटमॉस्फेयर क्रिएट कर दिया था ना, कि बहुत ही, मुझे सबसे ज़्यादा पसंद हैमलेट और मैकबेथ ही है मेरी फेवरेट। सो नाउ ओथेलो। ओथेलो की ट्रेजेडी एक जेलसी वाली ट्रेजेडी है, ठीक है। इसकी थीम, विलेन इसमें इयागो है, क्योंकि वो क्या करता है ना, मैनिपुलेट कर देता है ओथेलो को साइकोलॉजिकली। कैसे, उसकी वो हैंकी के जरिए अपनी उसकी वाइफ पर, डेस्टिमोना जो वाइफ होती है, उसको शक करवा देता है, और अंत में शक के गुस्से में आकर ओथेलो अपनी ही वाइफ को मार देता है, डेस्टिमोना को, ठीक है। तो ये इसकी मेन थीम है, जेलसी, रेसिज्म, ट्रस्ट एंड बिट्रेयल। बिट्रेयल, धोखा दिया, उसको लगा उसने धोखा दिया है, उसका ट्रस्ट तोड़ा है, जेलसी हुई, तो ये सारे रीज़न इसकी ट्रेजेडी के कारण बने। जैसे मैकबेथ में उसकी ओवर एम्बिशन थी, अच्छा खासा वो किंग डंकन के यहाँ काम करता था, ठीक है, थाने ऑफ था वो, और उसने 3 विचेस की प्रोफेसी के कारण अपना ही आज बर्बाद कर लिया कल के लिए। बोलते ना लालच बुरी बला होती है, तो कभी भी ना हमको ना कल के लिए सोचना ही नहीं चाहिए। आप आज का कर्म करो ना। अगर आप आज का अपना 100% दे रहे हो बिना किसी लालच के, पूरा 100% दे रहे हो, तो आपकी मेहनत कभी बेकार जा ही नहीं सकती है, ये 100% श्योर है, ओके। नाउ इनकी एक और ट्रेजेडी है, वो है किंग लियर। किंग लियर डिवाइड्स हिज किंगडम एमंग डॉटर्स। उनकी 3 डॉटर्स होती हैं, गॉनोरिल, रेगन एंड कॉर्डेलिया, ठीक है। इसकी सेंट्रल थीम, ये तीनों बेटियां होती हैं, जिसमें कि गॉनोरिल और रेगन जो होती है, रेगन, वो अपने ही फादर को डिच कर देती है, धोखा दे देती हैं, और उनकी प्रॉपर्टीज़ ले लेती हैं, और सफरिंग में आकर, और जबकि वो कॉर्डेलिया को निकाल देता है उससे पहले, सफरिंग से पहले, और लास्ट में कॉर्डेलिया ही अपने फादर का साथ देती है। तो इसकी सेंट्रल थीम है फिलियल इनग्रेटिट्यूड, मतलब चिल्ड्रन बीइंग अनग्रेटफुल टू पेरेंट, मतलब बच्चे अपने पेरेंट्स के प्रति कितना अनग्रेटफुल है, ये इसकी थीम है। और देखिए, आज के टाइम में भी ऐसा ही सुनने को मिल रहा है, ऐसा ही देखने को मिल रहा है कि आजकल ना बच्चों को अपने पेरेंट्स की वैल्यू नहीं रह गई है, और पेरेंट्स को अपने बच्चों की वैल्यू नहीं रह गई है। एक वो जो रिश्ते पहले होते थे ना, वो भी रहे नहीं हैं। जहाँ देखो छल कपट मार पीट, बस यही है, कलयुग है ना, इसीलिए रिश्तों की वैल्यू नहीं रही है कहीं पर भी। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि कॉर्डेलिया रिप्रेजेंट ट्रूथ एंड ऑनेस्टी। वो क्या प्रेजेंट कर रही है यहाँ पर, ट्रूथ और ऑनेस्टी। जूलियस सीजर, जो कि इनकी एक रोमांटिक ट्रेजेडी है, ठीक है। इसके कैरेक्टर हैं सीजर, ब्रूटस, कैसियस एंड एंटोनी। एंटोनी की बहुत फेमस एक कोट है, फ्रेंड्स रोमांस कंट्रीमैन। ये एंटोनी की स्पीच है, इसको आप लिख सकते हो। मैं यहाँ पर बस फेमस कोट लेकर आई हूँ, वही आप नोट डाउन करिए, जो कि मोस्टली आते रहते हैं। ये प्रीवाईक्यू पेपर पर बेस्ड है, ये जो मैंने बनाया है, और इससे रिलेटेड ही मैं आपको भी 50 क्वेश्चन दूँगी। अगर आप इसको ध्यानपूर्वक सुन रहे हो तो आप उनको सॉल्व कर लोगे बहुत ईजीली। तो एंटोनी की स्पीच है,
फ्रेंड्स, रोमांस, कंट्रीमैन। ओके, अब जूलियस सीजर की सेंट्रल थीम क्या है? फ्रेंडशिप है, पैट्रियटिज्म है, पॉलिटिकल एम्बिशन है। ओके, ना रोमियो एंड जूलियट, ये शेक्सपियर की बहुत फेमस लव ट्रेजेडी है। ठीक है, इसकी इम्पोर्टेंट थीम क्या है? स्टार क्रॉस्ड लवर्स, मीनिंग देयर फेट इज ट्रैजिक फ्रॉम द बिगनिंग। मतलब शुरुआत से ही उनकी, बोलते ना किसी किसी की बोल देते ना पनौती टाइप, मतलब लाइफ में किसी किसी का ऐसा होता है कि वो करना ही कुछ अच्छा जाता है और बुरा जाता है। तो किसी किसी की किस्मत में लिखा ही होता है कि इसको इतना संघर्ष करना ही पड़ेगा, और किसी किसी को नहीं करना पड़ता और फिर भी बहुत कुछ मिल जाता है। ठीक है, तो देयर फेट, स्टार क्रॉस्ड लवर्स का मतलब ये है कि देयर फेट इज़ ट्रैजिक फ्रॉम द बिगनिंग। फैमिलीज़ में इनके मॉन्टेक है, कैपुलेट है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है? द बालकनी सीन इज़ वर्ल्ड फेमस। यहाँ पे एक बालकनी का सीन दिखाया गया है जो कि वर्ल्ड फेमस है इस लव ट्रेजेडी का। ओके, अब इनकी ये आ गया इम्पॉर्टेंट प्ले आ गया, द टेम्पेस्ट, ऑफन कंसिडर शेक्सपियर्स लास्ट प्ले। इसको लास्ट प्ले बोला जाता है इस विलियम शेक्सपियर का। ठीक है, फर्स्ट थी हमारी वीनस एडोनिस, वो आप याद रखिएगा, लॉन्ग नैरेटिव पोएम है। टेम्पेस्ट को लास्ट बोला जाता है। ठीक है, लास्ट प्ले, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इसके प्रॉस्पेरो। इसकी थीम है मैजिक है। मैजिक दिखाया गया है कि वो बहुत सालों से 12 या 13 सालों से वो एक आइलैंड पर रह रहा है और अपने मैजिक पर काम कर रहा है, वो और ज़्यादा बड़ा कर रहा है ताकि वो रिवेंज ले सके। तो इसमें मैजिक है, फॉरगिवनेस है, कॉलोनियलिज्म है, पावर है। ठीक है, मैनी क्रिटिक थिंक प्रॉस्पेरो रिप्रेजेंट्स शेक्सपियर हिमसेल्फ सेइंग फेयरवेल टू थिएटर। बहुत सारे क्रिटिक्स सोचते हैं कि जो इन्होंने टेम्पेस्ट में प्रॉस्पेरो कैरेक्टर शो किया है वो शेक्सपियर खुद है और वो फेयरवेल कर रहे हैं थिएटर को। ठीक है, नाउ 18 फर्स्ट फोलियो इनका 1623 है। आफ्टर शेक्सपियर डेथ है, हिज फ्रेंड्स जॉन हैमिंग एंड हेनरी कॉन्डेल ने इनका फर्स्ट फोलियो पब्लिश कराया था 1623 में, इनके मरने के बाद। वो आपको ये डेट नोट डाउन करनी चाहिए कि इनका फर्स्ट फोलियो पब्लिश हुआ था 1623 में, और वो इनके फ्रेंड्स ने किसने कराया था पब्लिश? जॉन हैमिंग एंड हेनरी कॉन्डेल, ये नाम याद रखेगा। ठीक है, विदाउट द फर्स्ट फोलियो मैनी प्लेज वुड हैव बीन लॉस्ट। अगर फर्स्ट फोलियो नहीं पब्लिश होता तो शायद हमको बहुत ही इंपॉर्टेंट इनके प्ले खो जाते, हम पढ़ नहीं पाते। तो इनके जो समकालीन थे बैन जॉन्सन, उन्होंने ट्रिब्यूट दी है शेक्सपियर को। उन्होंने बहुत ही प्यारा एक कोट बोला है जो आप लिख सकते हैं। ये बहुत आता है, ये क्वेश्चंस MCQs में बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ही वॉज नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम। ये किसी एज के राइटर नहीं थे बट फॉर ऑल टाइम। ये बैन जॉन्सन उनकी तारीफ़ करते हुए लिख रहे हैं शेक्सपियर के लिए, और सच बात है, हम देखिए आज के टाइम में भी इनको पढ़ रहे हैं और इनके इतने प्यारे वर्क इन्होंने लिखे हैं ना कि जिसको पढ़कर मतलब इमेजिनेशन अगर आप कर भी सको ना, बहुत इमेजिनरी कैरेक्टर, और जो मिस्टिकल इन्होंने बनाया है, और जो ट्रेजेडीज़ लिखी हैं, कॉमेडीज़ लिखी हैं, ऑल आर सुपर्ब। ठीक है, तो ही वॉज नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम। ठीक है, दिस मीन्स शेक्सपियर्स वर्क आर टाइमलेस एंड यूनिवर्सल, मतलब यूनिवर्सल है बिल्कुल, इसका कोई टाइम नहीं है। जॉनसन ने भी लिखा है, जॉनसन ऑल्सो कॉल्ड हिम सोल ऑफ द एज। उन्होंने देखो, एक तो बोला ही वॉज नॉट, ये वाला लाइन बोली, और एक बोली सोल ऑफ द एज, ये एज की पूरी सोल थी, आत्मा थे। ठीक है, इनकी डेथ हो गई, ही डाइड इन 1616। ठीक है, जन्म हुआ था 1564 में, मर गए 1616 में। जन्म इनका 23 अप्रैल को माना जाता है और डाइड भी ये 23 अप्रैल को ही माने जाते हैं, और ये बरीड हुए थे, इनका दाह संस्कार हुआ था होली ट्रिनिटी चर्च स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवर, वहीं पर उस चर्च में, होली ट्रिनिटी में। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम पढ़ लेते हैं। बर्थ हुआ इनका 1564 में, डेथ हुई 1616 में। बर्थ प्लेस है स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन। वाइफ थी एन हैथवे। थिएटर कंपनी थी इन्होंने ज्वाइन किया था लंदन में जाके, वो थी किंग्समैन, जिसका पहले नाम था लॉर्ड चैम्बरलैंड्समैन। ठीक है, थिएटर इन्होंने ग्लोब थिएटर बिल्ड किया था, वो कब किया था आपने डेट लिख ली है। सोनेट्स इन्होंने 154 लिखे हैं। इनकी ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी हैमलेट है, ट्रेजेडी ऑफ एम्बिशन मैकबेथ है, जेलेसी की ट्रेजेडी आपकी ओथेलो है, फिलियल इनग्रेटिट्यूड आपकी किंग लियर बोल सकते हो आप। इनका लास्ट प्ले था द टेम्पेस्ट, और फर्स्ट पब्लिश वर्क था जो आपको याद करना चाहिए 1593 में, वीनस एंड एडोनिस। ओके, फर्स्ट फोलियो इनकी डेथ के बाद आया 1623 में। ठीक है,
तो अब हम इनके इम्पोर्टेंट MCQs करेंगे। चलिए अब इनके मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs करते हैं 50 जल्दी से। और इस MCQs में हमने फोकस किया उनकी बायोग्राफी पे, क्रोनोलॉजी पे, इम्पोर्टेंट प्लेस पे, सोनेट्स पे, लिटरेरी टर्म्स पे, हिस्टोरिकल फैक्ट्स पे एंड प्रीवियस पेपर स्टाइल ट्रिकी क्वेश्चंस पे। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 इज विलियम शेक्सपियर वॉज बॉर्न इन, बहुत ईजी क्वेश्चन है, 1564। आंसर इज बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी एक सेकेंड रुकिएगा, आज ये मेरी मशीन भी इतना शोर मचा रही है ना, एक तो बाहर इतना शोर है रात के टाइम में भी, यहाँ पर ना प्लेन बहुत आते जाते हैं क्योंकि एयरपोर्ट है तो बहुत डिस्टर्बेंस रहता है, मतलब पढ़ने भी अगर इंसान बैठेगा ना तो दिमाग भटक जाएगा। चले कोई नहीं, आवाज़ बंद हो गई, शुरू करते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 2, शेक्सपियर वॉज बॉर्न एट स्टेटफोर्ड अपॉन एवन। ओके, आंसर इज सी। अगर ऑन आए तो उसको क्रॉस करना है, अपॉन आए तो ही टिक मारना है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3, शेक्सपियर्स फादर्स नेम क्या था उनका? आंसर नंबर सी, जॉन शेक्सपियर। ओके, और उनके फादर का प्रोफेशन था ग्लोब मेकर थे। ठीक है, मेरी मशीन फिर से शुरू हो गई है वेट अ मिनट, चलिए कोई नहीं, जारी रखता है ना। क्वेश्चन नंबर 4, शेक्सपियर्स मदर वॉज, उनकी मदर का नेम क्या था? मैरी आर्डन। ओके, आंसर इज बी, जो कि बहुत ही वेल्दी फार्मर्स फैमिली से बिलोंग करती थी। क्वेश्चन नंबर 5, शेक्सपियर्स मैरिड एन हैथवे इन, इन्होंने अपनी जो शादी की थी एन हैथवे से वो किस ईयर में की थी? तो आंसर इज बी, 1582, जब ये केवल 18 साल के थे। ओके, और एन हैथवे इनसे 8 साल बड़ी थी। ठीक है, 26 की। ना क्वेश्चन नंबर 6, एन हैथवे वॉज ओल्डर देन शेक्सपियर बाई 8 ईयर्स। सी। ना क्वेश्चन नंबर 7, विच यूनिवर्सिटी डिड शेक्सपियर अटेंड, कौन सी यूनिवर्सिटी अटेंड की थी इन्होंने? नन, कोई सी नहीं, वो गए ही नहीं। बोलते ना कभी कभी हम बच्चों को बहुत जोर देते हैं कि यार ये पढ़ता नहीं है, इसके मार्क्स अच्छे नहीं आते ना। मैं आपको सच बोलूँ, आप कितने भी ब्रिलियंट लोग उठा लो, ज़रूरी नहीं उनके मार्क्स अच्छे हों, बट कभी कभी हमें खोजना पड़ता है कि बच्चे की स्पेशलिटी क्या है। अगर उसमें कुछ है, हुनर है, मान लीजिए वो क्रिकेट अच्छा खेलता है, कुछ और भी अच्छा करता है, तो आप उसको उस फील्ड पे वर्क करिए। बच्चे को कभी भी प्रेशराइज़ करना, देखिए जैसे अभी मेरी हॉबी, मुझे सिंगिंग बहुत पसंद है। ठीक है, मुझे लिटरेचर से बहुत प्यार है अपनी। ठीक है, तो कुछ चीज़ें, मुझे चेस खेलना बहुत पसंद है, और अगर यही चीज़ों पे जो हमें पसंद है, अगर हम उसी फील्ड में आगे बढ़े ना, तो वो प्रोफेशन ना फिर हमारा लाइफ टाइम बना रहता है, क्योंकि उसमें हम कभी हार नहीं सकते। वो बात अलग है हम शुरू ही ना करें, है ना। जो हमें पसंद होता है, जो हमारी हॉबी है, उसी को हम अगर प्रोफेशन बना लें तो वो ज़्यादा चलता है। ठीक है, सो इन्होंने कोई यूनिवर्सिटी अटेंड नहीं की थी, फिर भी ये इतने बड़े राइटर बन गए कि आज हम इनको पढ़ रहे हैं। तो हु नोज़ कि हमारी किसी ने क्या लिखा है। ठीक है, भगवान ने कुछ तो अच्छा लिखा है, बस पॉजिटिव चलिए, सब कुछ अच्छा होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, द पीरियड बिटवीन 1585 टू 1592 इन शेक्सपियर्स लाइफ इज कॉल्ड। आपको पता है कि इस टाइम से लेके ये 92 तक बिल्कुल गायब हो गए थे, और क्रिटिक्स को, हिस्टोरियंस को कुछ नहीं पता था कि विलियम शेक्सपियर कर क्या रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको बोला जाता है इस टाइम को लॉस्ट ईयर्स, मतलब गायब थे विलियम शेक्सपियर बिल्कुल दुनिया से। बी, आंसर इज बी। ना क्वेश्चन नंबर 9, शेक्सपियर बिलोंग टू द, कौन सी एज से बिलोंग करते हैं? एलिजाबेथन एज। आंसर इज सी। शेक्सपियर इज नोन एज ए बार्ड ऑफ एवन, क्योंकि उनके पास जो स्ट्रेटफोर्ड में जो रिवर बहती थी एवन, उसी की वजह से इनका नाम बार्ड ऑफ एवन पड़ा। क्वेश्चन नंबर 11, द ग्लोब थिएटर वॉज बिल्ट इन, ये मैंने आपको बताया था, इंपॉर्टेंट डेट है, नोट कर लीजिए, 1599 में इन्होंने ही शुरुआत की थी ग्लोब थिएटर की। ये क्वेश्चन आ सकता है, बहुत आता है। क्वेश्चन नंबर 12, शेक्सपियर वॉज एसोसिएटेड विद, किससे एसोसिएटेड थे? तो किंग्समैन थे, जिसका नाम मैंने आपको बताया था चैम्बरलेंस था पहले और बाद में चेंज हो गया था। क्वेश्चन नंबर 13, हु कॉल्ड शेक्सपियर सोल ऑफ द एज, तो अभी मैंने आपको बताया बेन जॉनसन, इनके ही समकालीन थे जिन्होंने ये लाइन भी कही और दूसरी लाइन भी बोली थी, ही इज़ नॉट फॉर वन एज, ही इज़ फॉर ऑल एज, इस टाइप से जो कोटेशन थी। तो आंसर इज बी। आंसर 14, द फर्स्ट फोलियो शेक्सपियर प्लेज अपीयर्ड इन, फर्स्ट फोलियो उनका कब आया था? सी में आया था 1623 में, जब वो मर गए थे, आफ्टर हिज डेथ। द फर्स्ट फोलियो वॉज कंपाइल्ड बाय, किसने कंपाइल किया था? इनके फ्रेंड थे हेमिंग एंड कॉन्डेल। बी। क्वेश्चन नंबर 16, हाउ मेनी सोनेट्स डिड शेक्सपियर राइट, तो उन्होंने लिखे थे 154 सोनेट्स। आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 17, शेक्सपियर डेडिकेटेड वीनस एडोनिस टू, उन्होंने किसको डेडिकेट की थी? मैंने आपको बताया था ऊपर समरी में, ए अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन। ठीक है,
18, क्वेश्चन नंबर 18, विच वॉज शेक्सपियर्स फर्स्ट पब्लिश वर्क, ये भी आपको बताया था, वीनस एंड एडोनिस, 1593 में लिखी गई है ये। क्वेश्चन नंबर 19, वीनस एंड एडोनिस, एक सेकेंड, सो वीनस एंड एडोनिस इज क्या है ये लॉन्ग नैरेटिव पोएम थी इनकी, एक ये थी, एक रेप ऑफ लुक्रेसी थी, ठीक है, सी। ना क्वेश्चन नंबर 20, द रेप ऑफ लुक्रेसी बिलोंग्स टू, ये थी बी, नैरेटिव पोएट्री, ठीक है, 1594 में लिखी गई थी। एडोनिस और वीनस लिखी थी 1593 में। विच प्ले इज कॉल्ड शेक्सपियर्स ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी, दैट वाज हैमलेट, ओके, सी, सबसे लॉन्गेस्ट भी थी और ग्रेटेस्ट भी थी। हैमलेट इज सेट इन डेनमार्क, बी। क्वेश्चन नंबर 23, समथिंग इज रिटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क ऑकर्स इन, हैमलेट में ये कोट बोली गई है, तो आंसर इज बी। ना क्वेश्चन नंबर 24, द ट्रेजिक फ्लॉ ऑफ मैकबेथ इज, मैकबेथ का ट्रेजिक फ्लॉ क्या था, सी, एम्बिशन। क्वेश्चन नंबर 25, ओथेलो इज मेनली अ ट्रेजेडी ऑफ, ओथेलो किसकी ट्रेजेडी है, जेलेसी, सी। क्वेश्चन नंबर 26, हु इज द विलेन इन ओथेलो, विलेन था यागो, सी। क्वेश्चन नंबर 26, किंग लियर प्रेजेंट द थीम ऑफ, बी, फिलियल इनग्रेटिट्यूड, मतलब बच्चे जो बिल्कुल भी मतलब ग्रेटिट्यूड ही नहीं फील करते पेरेंट्स की, वो थीम थी। 28 क्वेश्चन, जूलियस सीजर इज अ रोमन ट्रेजेडी, ओके। क्वेश्चन नंबर 29, फ्रेंड्स रोमांस इन कंट्रीमैन इज स्पोकन बाय, एंटोनी ने बोला था ये। क्वेश्चन आंसर सी है ना। क्वेश्चन नंबर 30, विच शेक्सपियरियन प्ले बिगिंस विद द विचेस, तो हमारा है आंसर बी, मैकबेथ। क्वेश्चन नंबर 31 है, द टेम्पेस्ट इज ऑफन कंसिडर्ड शेक्सपियर्स, टेम्पेस्ट कैसी है इनकी, तो लास्ट प्ले है, ठीक है, इसके बाद इनका कोई प्ले नहीं लिखा उन्होंने। क्वेश्चन नंबर 32, प्रोस्पेरो इज अ करेक्टर इन, टेम्पेस्ट का ही करेक्टर है जो आइलैंड में रहता है बहुत सालों तक, मैजिक पे काम करता है, आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 33, 12th नाइट इज सबटाइटल ए, वॉट यू विल, इसको इस सबटाइटल से ही जाना जाता है, ठीक है, वॉट यू विल। क्वेश्चन नंबर 34, विच प्ले कंटेन्स द करेक्टर शाइलॉक, तो शाइलॉक करेक्टर किस में है, तो आंसर इज बी, मर्चेंट ऑफ वेनिस। क्वेश्चन नंबर 35, पोर्शिया अपीयर्स इन, पोर्शिया किस में आती है आपकी, बी, मर्चेंट ऑफ वेनिस। 36, इट टू ब्रूट इज फ्रॉम, सी, जूलियस सीजर। क्वेश्चन नंबर 37, विच शेक्सपियर प्ले इज बेस्ड ऑन स्टार क्रॉस लवर, ये अभी मैंने आपको बताया था, बी, रोमियो एंड जूलियट। क्वेश्चन नंबर 38, द नर्स इज एन इम्पॉर्टेंट करेक्टर इन, किस में थी, रोमियो एंड जूलियट में। क्वेश्चन नंबर 39, विच प्ले कंटेन्स द प्ले विद इन द प्ले डिवाइस, दैट इज ए हैमलेट, ठीक है, मतलब वो एक प्ले था और उसके अंदर हैमलेट और प्ले कर रहा था मैडनेस का, तो इट इज़ प्ले विद इन द प्ले डिवाइस, ओके। क्वेश्चन नंबर 40, शेक्सपियर डाइड इन 1616, आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 41, शेक्सपियर डाइड ऑन 23 अप्रैल, इनकी बर्थ का भी डेट वही है और डेथ का भी डेट वही है। क्वेश्चन नंबर 42, शेक्सपियर वॉज बरीड इन होली ट्रिनिटी चर्च, आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ शेक्सपियरियन कॉमेडी, कौन सी कॉमेडी नहीं है शेक्सपियर की, तो आंसर इज डी, डॉक्टर फ्रॉस्टस। टेम्पेस्ट है, 12th नाइट है, एज यू लाइक इट है, डॉक्टर फ्रॉस्टस इनकी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 44, फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर अपीयर्स इन मैकबेथ, आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 45, द सोर्स ऑफ मैनी शेक्सपियरियन प्लॉट्स वाज, बी, हॉलिस्ट क्रॉनिकल एट इटालियन टेल्स, ठीक है, इनकी ज़्यादातर सोर्सेज शेक्सपियरियन प्लॉट्स की क्या रही हैं, तो वो ज़्यादातर हॉलिस्ट क्रॉनिकल्स एंड इटालियन टेल्स रही हैं, ठीक है, आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 46, विच प्ले इज फेमस फॉर बालकनी सीन, ये अभी मैंने आपको बताया था, आंसर इज सी, रोमियो एंड जूलियट। क्वेश्चन नंबर 47, शेक्सपियर रोट ड्यूरिंग द राइन ऑफ, किसकी टाइम पर लिखते थे वो, तो आंसर इज ए, एलिजाबेथ फर्स्ट एंड जेम्स फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 48, दिस शेक्सपियर प्ले डील्स विद द डिवीजन ऑफ किंगडम एमंग डॉटर्स, तो किंग लियर है जिसमें उसकी 3 डॉटर्स होती हैं जो उनको धोखा दे देती हैं 2 और 1 उनका साथ देती है, आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 49, हु सेड शेक्सपियर वॉज नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम, ये बेन जॉनसन ने कहा है उनके समकालीन, बी।
नाउ लास्ट क्वेश्चन नंबर 50, विच ऑफ द फॉलोइंग इज शेक्सपियर्स प्रॉब्लम प्ले। तो ये आपका बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रॉब्लम प्ले कौन सा माना जाता है, वो है मेजर्स फॉर मेजर। ठीक है, आंसर इज ए। अब मैं आपको अल्ट्रा इंपॉर्टेंट वन लाइनर फॉर एग्जाम बता रही हूँ, सुन लीजिए। शेक्सपियर रोड 37 प्लेज। उन्होंने कितनी प्लेज लिखे हैं? 37 प्लेज। और सोनेट्स कितने लिखे हैं? 154 सोनेट्स। ठीक है, उनको नेशनल पोएट ऑफ इंग्लैंड बोला जाता है। उनका कैरियर डिवाइड हुआ था अर्ली कॉमेडीज़ और हिस्ट्रीज, ग्रेट ट्रेजेडीज एंड रोमांसेस में। उनकी मेजर ट्रेजेडीज थी 4 बताई मैंने आपको, हैमलेट, मैकबेथ, ओथेलो, किंग लियर। ठीक है, इम्पॉर्टेंट उनके वर्क मैंने आपको बताई दिए। तो मिलती हूँ आपसे अभी नए पोइट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। मेरी इस मेहनत के लिए और इतने सारे शोर को सहन करने के लिए थोड़ा सा मेरी वीडियोस को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मे गॉड ब्लेस यू ऑल। और आप लोगों की सभी की इच्छाएँ पूरी हों। आप सभी TGT और GIC में के लिए लगकर मेहनत कीजिए, मेहनत ज़रूर सफल होगी।